Hello 11th class. Today we start first chapter Introduction of Accounting. Introduction of Account. Today's topic is Transaction and Events. Transactions. सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन्स को समझते हैं। ये ट्रांजेक्शन्स होते क्या हैं? देखिए, एक बिजनेस दो तरीके के ट्रांजेक्शन करता है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। लेकिन अकाउंटिंग से रिलेटेड ट्रांजेक्शन वही होते हैं जो फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर देते हैं, यानी ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर कंसीडर्ड। तो एक बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन होते हैं डे टू डे डीलिंग किए होते हैं। अब ये डे टू डे डीलिंग में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी होते रहते हैं और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कौन से कंसीडर करने होते हैं? ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कंसीडर करने होते हैं। सो डे टू डे डीलिंग्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होते हैं? बिजनेस की डे टू डे की डीलिंग्स होती हैं और ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर कंसीडर, केवल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कंसीडर किए जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखें, परचेज ऑफ गुड्स रुपीज़ 1 लाख इज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वे ट्रांजेक्शन होते हैं जिसमें मनी का ट्रांजेक्शन होता है और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में मनी का ट्रांजेक्शन नहीं होता। तो इनको रिकॉग्नाइज करना बहुत ही ईजी है। जिन ट्रांजेक्शन को मनी की वैल्यू में मेजर किया जाए वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, और जिन ट्रांजेक्शन को मनी वैल्यू में रिकॉग्नाइज कंसीडर नहीं किया जाता, मेजर नहीं किया जा सकता, वो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। जैसे कि परचेज ऑफ गुड्स ऑफ रुपीज 1 लाख इज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। क्यों? इसमें मनी दे रहती है। एंड क्वालिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय इज नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, क्योंकि क्वालिफिकेशन को मनी के टर्म में हम मेजर नहीं कर सकते, इसलिए नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। ट्रांजेक्शन तो दोनों है, बट ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है और ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। तो अकाउंटिंग में केवल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को कंसीडर किया जाता है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को कंसीडर नहीं किया जाता है। नाउ वी अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स क्या होती हैं? तो इवेंट्स का मीनिंग होता है द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांजेक्शन इज नोन एज इवेंट। कॉन्सिक्वेंस मतलब रिजल्ट, यानी कि कुछ ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड किए और उन ट्रांजेक्शन का रिजल्ट क्या निकला, वो हमारी इवेंट्स होती है। सपोज दैट हमने कुछ माल परचेज किया और वही गुड्स हमने कुछ टाइम बाद सेल कर दिया। परचेज किया 1 लाख का और सेल कर दिया 1,20,000 का। इसमें रिजल्ट क्या निकलेगा? 20,000 का हमारा कैश इंक्रीज हो गया और 20,000 का हमें प्रॉफिट भी हो गया। तो ये जो 20,000 रुपीज है यही हमारी इवेंट्स होती हैं। इसलिए ट्रांजेक्शन और इवेंट, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उनके रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं? इवेंट्स बोलते हैं। नाउ स्टूडेंट, वी अंडरस्टैंड डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट, यानी कि ट्रांजेक्शन में और इवेंट में क्या डिफरेंस है, ये रीड करने वाले हैं। तो इसे हम एक ट्रांजेक्शन से समझते हैं। कुछ ट्रांजेक्शन है उनको लेके हम समझते हैं ये क्या है। सब पहला, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश रुपीज़ 1 लाख, ये एक ट्रांजेक्शन है। क्यों? मॉनेटरी टर्म में है। सेकंड, दिस गुड्स सोल्ड फॉर कैश रुपीज़ 1,50,000, इस गुड्स को हमने 150 में सोल्ड भी कर दिया, ये भी एक ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पर दो ट्रांजेक्शन है, एक गुड्स को परचेज किया है, दूसरा गुड्स को सोल्ड किया है। अब ट्रांजेक्शन क्या? देयर आर 2 ट्रांजेक्शन, कैश परचेज 1 लाख, कैश सेल्स 1,50,000। इवेंट्स, रिजल्ट ऑफ दीज ट्रांजेक्शन आर नोन एज इवेंट। इवेंट ये होती है। तो देखो इवेंट में क्या है? प्रॉफिट हो गया है, सेल के माइनस परचेज कर दी है, तो सेल माइनस परचेज हो गई तो 50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। ये 50,000 का प्रॉफिट है, 50,000 रुपीज़ प्रॉफिट के हैं एंड कैश इंक्रीज्ड भी हो गया है, कैश इंक्रीज्ड भी हो गया 50,000 से। सो इस तरीके से ट्रांजेक्शन के रिजल्ट को हम इवेंट कहते हैं। इस एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा कि इवेंट क्या होती हैं और ट्रांजेक्शन क्या होते हैं। ओके, नाउ 11th क्लास वी स्टडी द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग हम क्यों करें, इसका कोई ना कोई तो ऑब्जेक्टिव होता होगा। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव अब हम रीड करने वाले हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। तो फर्स्ट है
सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, ये अकाउंटिंग का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग। सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग का मीन्स है जो कि ट्रांजैक्शंस होते हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग हम यहाँ पर सिस्टमेटिक करते हैं, मीन्स डेट वाइज रिकॉर्डिंग होती है और पर्टिकुलर वे में होती है। पहले रिकॉर्डिंग होगी, उसके बाद उनकी पोस्टिंग होगी, फिर उनकी समराइजेशन होती है। तो यहाँ पर जितनी भी रिकॉर्डिंग होगी वो सिस्टमेटिक होती है। अदर ऑब्जेक्टिव इज डिटर्मिनेशन ऑफ रिजल्ट। अब इसको जानना तो बहुत ज़रूरी है, क्यों? एवरी ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू नो एट द ईयर एंड दैट इज ही अर्न अ प्रॉफिट एंड अकर्ड अ लॉस, यानी कि क्या होना है, या तो उस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉफिट अर्न किया होगा या उसे लॉस अकर्ड हो गया होगा। तो रिजल्ट जानना जरूरी है। रिजल्ट का मतलब है अपनी इवेंट्स के बारे में जानना। इवेंट्स में क्या होगा, उसे या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो प्रॉफिट और लॉस कुछ भी हो सकता है। तो इसकी डिटर्मिनेशन करने का भी ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का होता है कि अकाउंटिंग इसको भी डिटरमाइन करके देगी कि उसका रिजल्ट क्या निकला। जो हमने फुल ईयर में हमने जितने भी ट्रांजैक्शन किए हैं उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड के बाद उनका रिजल्ट प्रॉफिट निकलेगा या लॉस निकलेगा। ओके, नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मीन्स है फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए कंपनी दो स्टेटमेंट बनाती है। ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए उसे दो स्टेटमेंट बनाने होते हैं। एक होता है इनकम स्टेटमेंट, वन इज इनकम स्टेटमेंट एंड सेकंड इज पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट का मतलब होता है बैलेंस शीट। तो फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस हाउस क्या वो प्रिपेयर करता है, इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट मीन्स बैलेंस शीट। यानी कि उसे अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता करना हो तो वो अपने यहाँ पर ईयर एंड पर इन दो स्टेटमेंट को, दो अकाउंट को प्रिपेयर करता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स फॉर डिसीजन मेकिंग। यानी कि एक बिजनेस हाउस के जो यूजर्स हैं वो उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। यूजर्स में कौन कौन हो सकते हैं? सबसे पहले हम यूजर्स की बात कर लें तो उसका मैनेजमेंट भी यूजर्स ऑफ अकाउंट्स होता है। अगर उनको मैनेजमेंट को अगर ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाए, उन्हें फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस हाउस की पता चल जाए तो वो अपनी डिसीजन मेकिंग कर लेंगे। डिसीजन मेकिंग में उन्हें क्या करना होता है, फॉरकास्टिंग करनी है, यानी कि उन्हें आगे के बारे में कुछ प्लानिंग करनी है, उसके बारे में वो प्लानिंग कर लेंगे। मैनेजमेंट में जो भी डिसीजन लेने हैं वो डिसीजन भी ले लेंगे। अब एक्सटर्नल यूजर्स की बात कर लें। एक्सटर्नल यूजर्स में क्रेडिटर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए और फ्यूचर में होने वाले कोई भी कस्टमर्स हैं, फ्यूचर कस्टमर हैं, वो भी यूजर्स ऑफ अकाउंट्स बन जाते हैं। तो अकाउंटिंग क्या करती है, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स किस लिए इन्फॉर्मेशन का किस तरीके से यूज़ कर लेंगे, वो इस तरीके से कर लेंगे, उन्हें डिसीजन मेकिंग में फ़ायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा इस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का। एंड लास्ट वन इज सॉल्वेंसी पोजीशन। सॉल्वेंसी पोजीशन का मीन्स है कि अगर अकाउंटिंग ना की जाए तो हमें ये पता ना चलेगा कि हम फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हैं भी कि नहीं है। मीन्स फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कैसे, जैसे जो सप्लायर होते हैं, सप्लायर हमें क्या करते हैं, हम उनसे उधार माल खरीदते हैं और टाइम पे उन्हें पेमेंट करते रहते हैं। तो जो हमारे क्रेडिटर हैं, जो हमारे सप्लायर हैं, वो हमारे बिजनेस की स्ट्रांगनेस भी जानना चाहते हैं। स्ट्रांगनेस से मतलब कि हम उनका पेमेंट कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सॉल्वेंसी पोजीशन में हमें अपनी असेट्स के बारे में, हमारे पास असेट्स कितनी है यानी कि प्रॉपर्टी कितनी है बिजनेस की प्रॉपर्टी के बारे में हमें पता चल जाता है सॉल्वेंसी पोजीशन में। और
अपने कैश की अवेलेबिलिटी पता चल जाएगी, कैश कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, ये सब कुछ सॉल्वेंसी पोजीशन में आता है, जो कि हमारे सप्लायर और हमारे यूजर्स ऑफ अकाउंट्स इस सॉल्वेंसी पोजीशन को भी जानना चाहते हैं। तो अकाउंटिंग ये प्रोवाइड भी कराती है कि हमारा जो बिज़नेस है वो सॉल्वेंसी पोजीशन में स्टैंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मीन्स फ्यूचर में हम पेमेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हमने अगर बैंक से लोन टेकन कर रखा है तो उस लोन का हम पेमेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से सॉल्वेंसी पोजीशन फाइंड आउट की जाती है, ताकि बैंक वाले, बैंक से हो सकता है हमने लोन टेकन कर रखा हो या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन टेकन कर रखा हो, और वो लोग भी ये जानना चाहेंगे हम सॉल्वेंट हैं कि नहीं है, हम फाइनेंशियल पोजीशन हमारी कैसी है, और हमारे पास एसेट्स और प्रॉपर्टी है कितनी है, हमारी कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस कितना है, ये सब सॉल्वेंसी पोजीशन में इंक्लूड होता है। तो यहाँ पर हमने देखा जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग करने के कितने ऑब्जेक्टिव फुलफिल होते हैं। ऑब्जेक्टिव हमारे रिकॉर्डिंग का ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता है, हम रिजल्ट फाइंड आउट कर लेते हैं अकाउंटिंग करने से, साथ में हम फाइनेंशियल पोजीशन भी पता करते हैं, इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट बना के। नेक्स्ट थिंग, हम डिसीजन मेकिंग प्रोवाइडर बन जाते हैं। अगर हमें डिसीजन मेकिंग करवानी है तो हम अपने इंटरनल यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं बाय प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। एंड नेक्स्ट थिंग इज सॉल्वेंसी पोजीशन। सॉल्वेंसी पोजीशन में हम क्या पता कर लेते हैं, हम कितने सॉल्वेंट हैं, हमारी असेट्स प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, हमारी से मतलब बिजनेस की असेट्स की प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, और उसका कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस कितना है, ये सब कुछ जानना सॉल्वेंसी पोजीशन होता है। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव। नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं स्टूडेंट। लेट अस स्टडी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स कितने होते हैं और किस टाइप के होते हैं, इनको हम स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए, जो यूजर्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स बिजनेस के इनसाइडर वाले पर्सन होते हैं, और एक्सटर्नल यूजर्स बिजनेस के आउटसाइडर होते हैं, आउटसाइडर पर्सन। तो इसमें कौन कौन लोग होंगे, पहले हम समझते हैं इंटरनल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स में यहाँ पर 3 पर्सन है। फर्स्ट है ओनर, सेकंड मैनेजमेंट, और थर्ड है एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स। तो ये इंटरनल यूजर्स होते हैं जो हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि जो हमने अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं उनसे जो भी रिजल्ट वगैरह निकले हैं वो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती हैं। उन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का इंटरनल यूज़र्स भी यूज़ करते हैं और एक्सटर्नल यूज़र्स भी यूज़ करते हैं। इंटरनल यूज़र्स किस पर्पज़ से यूज़ करेंगे वो देखिए। ओनर का मेन पर्पज़ होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ओनर, इसीलिए उसने बिजनेस को एस्टैब्लिश किया है, और उस बिजनेस का रिजल्ट क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा, और वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए। तो ओनर का पर्पस क्या होता है, इंटरनल यूजर में इंक्लूड होता है ओनर, और ओनर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से क्या फाइंड आउट करना चाहता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट क्या यूज़ करेगा इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करता है। डिसीजन मेकिंग क्यों, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन डिफरेंट टाइप्स से रिजल्ट प्रिपेयर कराती हैं और परफॉर्मेंस शो कराती हैं। उससे क्या होता है, जो मैनेजमेंट होता है वो उनसे डिसीजन मेकिंग करता है कि उसे बजट कैसे बनाना है, नेक्स्ट ईयर के लिए बजट प्रिपेयर करना होता है, फॉरकास्टिंग करनी होती है कि सेल अब आगे से किस तरीके से सेल करवाएंगे, और अगर लोन टेकन करने की सोच रहा है मैनेजमेंट तो लोन टेकन करने के लिए उसे क्या इंफॉर्मेशन का किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन करना है, ये सब कुछ मैनेजमेंट यूज़ करता है अपनी डिसीजन मेकिंग में। एंड एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स जो होते हैं वो बिजनेस की परफॉर्मेंस के लिए इसका यूज़ करते हैं। हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमें अगर एम्प्लॉय और वर्कर इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से जो उन्हें पता चलता है
वो ये होता है कि वो बिज़नेस को ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उनकी वजह से बिज़नेस ग्रो कर रहा है तो हो सकता है उनकी जो सैलरी वेजेस उन्हें जो प्रोवाइड हो रही है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से ये लोग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स पे। एक्सटर्नल यूज़र्स क्या करते हैं? जो एक्सटर्नल यूज़र्स हैं उनमें सबसे पहले जो इंक्लूड होते हैं बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल स्टडी करना चाहते हैं। क्यों? हो सकता है हमने बैंक से लोन लिया हो, बैंक से नहीं लोन लिया है तो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन टेकन किया हुआ है। अब लोन टेकन किया हुआ है तो इन्होंने हमें लोन दिया है, तो ये हमारे बिजनेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की टाइम पे स्टडी करते रहते हैं। कहीं हम डूब तो नहीं रहे हैं, कहीं हमें घाटा तो नहीं हो रहा। अगर घाटा हो रहा होगा तो हम डूब रहे होंगे, और डूब रहे होंगे तो इन्होंने जो लोन दिया है उस लोन को इन्हें रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये भी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की स्टडी करते हैं। ठीक है, यूज़ करते हैं इसका। नेक्स्ट है सेकंड, इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अगर हमारी कंपनी में अपनी मनी को इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो वो भी सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वो भी क्या करना चाहेंगे? हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की स्टडी करना चाहेंगे। और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स यानी कि कोई नया इन्वेस्टर्स हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा है तो वो भी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की स्टडी करना चाहेगा। नेक्स्ट है क्रेडिटर और सप्लायर। ये वो लोग होते हैं जो हमें गुड्स क्रेडिट बेसिस पे सेल करते हैं, यानी कि ये वो लोग हैं जिनसे हमने उधार माल ख़रीदा हुआ है। अब उधार माल ख़रीदा है तो हमें पेमेंट तो करना पड़ेगा। तो ये लोग भी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की स्टडी करते रहते हैं कि ये हमारा पेमेंट कर पाएगा बिज़नेस के नहीं कर पाएगा। अगर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इस तरीके से इन्फॉर्मेशन इन्हें देती हैं कि हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो ये लोग हमें गुड्स परचेज नहीं करेंगे, हमें गुड्स परचेज नहीं करने देंगे, हमें माल बेचेंगे ही नहीं। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है कि कौन हमें गुड्स परचेज करने देगा, कौन नहीं करने देगा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटी। गवर्नमेंट को क्या चाहिए? एक बिजनेस से टैक्स चाहिए। अगर हम प्रॉफिट कमाएंगे तो इन्हें टैक्स मिलेगा, अगर हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे तो ज़्यादा टैक्स मिलेगा। तो गवर्नमेंट और उसकी जो अथॉरिटी हैं, जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट, तरह तरह के टैक्सेशन डिपार्टमेंट होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इस तरीके से, एंड गवर्नमेंट आल्सो, ये भी हमारे बिजनेस की, हमारी कंपनी की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। ये भी यूजर्स होते हैं हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। क्यों? अगर हमने अपना प्रॉफिट छुपा लिया तो इन्हें टैक्स कम मिलेगा, तो इन्हें भी क्या करना होता है? हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ये लोग भी स्टडी करते हैं। ओके, नेक्स्ट है रिसर्चर्स क्या करते हैं? एक बिजनेस हाउस प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो कैसे कर रहा है, ठीक है, और वो अपने पेमेंट कैसे कर पा रहा है, अपने लोन टेकन करता है तो उस लोन का पेमेंट कैसे कर पा रहा है। डिफरेंट टाइप की रिसर्चर करने वाले लोग होते हैं, और रिसर्च करने वाले लोग हो सकता है हमने अपने यहाँ पर ही R&D डिपार्टमेंट खोल रखा है। R&D, कई सारी कंपनियां इस तरीके के डिपार्टमेंट को ओपन करती हैं जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के वर्क होते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रयोग होते रहते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे यहाँ पर ऐसा डिपार्टमेंट है तो जो R&D डिपार्टमेंट है वो भी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जानना चाहेगा। ओके, नेक्स्ट है कंज्यूमर। बिल्कुल, कंज्यूमर को तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जाननी होती है। कंज्यूमर वो लोग होते हैं जो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदते हैं, वो लोग भी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की स्टडी करना चाहेंगे। नेक्स्ट है पब्लिक तो डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट बिजनेस हाउस की इन्फॉर्मेशन तो न्यूज़पेपर में या एनी अदर मीडियम से क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं कि कौन सा बिज़नेस ग्रो कर रहा है, कौन सा बिज़नेस डाउन चल रहा है, और उसे डिसीजन मेकिंग अपने लिए करनी हो सकती है, क्योंकि पब्लिक में से ही हो सकता है कई सारे लोग कंज्यूमर बनते हैं, कई सारे लोग इन्वेस्टर्स भी बनते हैं। तो इस तरीके से पब्लिक भी क्या होती है? एक्सटर्नल यूजर्स होती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक्सटर्नल यूजर्स कुल मिला के 7 है और इंटरनल यूजर्स आपके 3 है। ओके, तो ये था
यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक रीड करेंगे। ओके, वी अंडरस्टैंड क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एक बिजनेस हाउस प्रिपेयर करता है उसकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में इन 4 एलिमेंट को इंक्लूड किया जाता है: रिलायबिलिटी, रेलिवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी, जिसे हम RRUC, ये आपकी। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स 4 टाइप्स की होती हैं: रिलायबिलिटी, रेलिवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, RRUC बोलते हैं। अब RRUC में फर्स्ट R है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या मीन्स क्या है? रिलायबिलिटी का मतलब है कि जो हमने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर की हैं वो वेरीफाइएबल होनी चाहिए। मीन्स अगर हमने प्रॉफिट शो कराया है तो वो प्रॉफिट हमें वेरीफाई करके दिखाना होगा कि वाकई में इतना है कि नहीं है। अगर हम कोई एक्सपेंसेस शो करा रहे हैं तो उस एक्सपेंसेस को हम वेरीफाई करा सकते हैं कि रियलिटी में ये एक्सपेंसेस इतना ही है। तो इसके हमें क्या करने पड़ेंगे? प्रूफ ऑफ एविडेंस कलेक्ट करके रखने होते हैं और एक फ़ाइल बनानी होती है। जो भी हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देते हैं तो उन सब के हमारे पास प्रूफ होते हैं। तो अगर हमने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कोई भी आइटम्स पोस्ट किया है तो उसकी हमारे पास क्या होनी चाहिए? कोई भी प्रूफ हमारे पास होना चाहिए। ऐसे ही हम फर्जी तरीके से उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन डाल नहीं सकते। तो इसलिए जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें इसको रिलायबिलिटी को इंक्लूड किया गया है। रिलायबिलिटी का मतलब है जो भी इंफॉर्मेशन हमने दी है वो वेरीफाइएबल है। जो भी हमने उसमें एक्सपेंसेस शो कराए हैं, जो भी इनकम शो कराई हैं, उनके हमारे पास प्रूफ हैं। तो ये होती है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी में फ्री फ्रॉम बायस। बायस का मतलब होता है कोई भी पक्षपात रहित। जैसे कि हमें लोन टेकन करना था तो बैंक ने कंडीशन रखी कि हमारे पास अगर हमारी फर्म प्रॉफिट ग्रो कर रही है तो तभी हम लोन प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो हमने क्या करा? पिछले 2-3 ईयर्स की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इस तरीके से बनाते चले आए कि उसमें प्रॉफिट ज़्यादा दिखाया जाने लगा। क्यों? अब हमने उसमें क्या किया? हमें क्या चाहिए था? लोन चाहिए था। तो हमने उसमें क्या करा? पक्षपात कर दिया। पक्षपात रहित होनी चाहिए, पक्षपात नहीं करना है आपको, फ्री फ्रॉम बायस रखना है। ठीक है ना। नेक्स्ट है मटेरियल एरर। उसमें मटेरियल एरर मतलब बहुत बड़ी गलती अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में शामिल नहीं होनी चाहिए कि बहुत बड़ी एरर है जिस पे हम ध्यान ही नहीं दे रहे। तो इस तरीके से अगर हमने अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इस तरीके से बनाया है तो वो रिलायबल है, अदरवाइज वो रिलायबल नहीं है। तो रिलायबिलिटी के लिए कौन कौन सी चीज़ें होना जरूरी हैं? वेरीफाइएबल, फ्री फ्रॉम बायस एंड मटेरियल एरर। ओके, एंड मटेरियल एरर। नेक्स्ट है रेलिवेंस। रेलिवेंस का मतलब है मीट्स द नीड्स ऑफ द यूजर्स। जो यूजर्स होते हैं, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स, जो यूजर्स होते हैं वो जब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रीड करते हैं तो उनका पर्पज़ ये है कि उनके पर्पज़ से वो हमें हो सकता है लोन दे रहे हों, हो सकता है वो हमें गुड्स सेल करने वाले हों, तो वो नीड्स फुलफिल होनी चाहिए हमारे यूज़र की। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रेलिवेंस मानी जाएंगी, अदरवाइज नहीं मानी जाएंगी। सपोज हमने अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कुछ चेंज करके रख रखा है ताकि हमें कोई गुड्स ईजीली परचेज करने दे, तो हमने क्या किया? जो यूजर्स है, यूजर्स को एक तरीके से गुमराह करने की कोशिश की है, उसकी नीड्स को फुलफिल होने ही नहीं दे रहे हैं। तो जो यूजर्स है, हो सकता है यूजर्स ऐसा भी हो हमारा इन्वेस्टर्स हो, वो हमारी बिजनेस में, हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हो। तो अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से उसकी नीड्स फुलफिल होती है तो वो रेलिवेंस होता है, अदरवाइज यूजर्स की नीड्स फुलफिल नहीं हो रही है तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रेलिवेंस नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट थिंग, अंडरस्टैंडेबिलिटी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबिलिटी को ध्यान में रख के प्रिपेयर की जाती है। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब है कि जो हमारे यूजर्स हैं उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन
भी समझ में आनी चाहिए, यानी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इस तरीके की टिपिकल लैंग्वेज की ना हो जो हमारे यूजर्स को क्लियर समझ नहीं आती हो। तो हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसी बनानी चाहिए? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसी बनानी चाहिए कि यूजर्स आर एबल टू अंडरस्टैंड, उसे ईजिली अंडरस्टैंड कर जाए। नेक्स्ट इज कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी में क्या होता है कि जो यूजर्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं वो अपनी फर्म का कंपैरिजन ईयर वाइज करते हैं। दूसरा, अपनी फर्म का कंपैरिजन हो सकता है वो किसी अदर फर्म से कंपैरिजन करते हो। तो कंपैरिजन आर टू टाइप्स, इंटर फर्म कंपैरिजन एंड इंटर फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म कंपैरिजन में क्या होता है, यूजर्स ऑफ अकाउंट्स क्या करेंगे, एक फर्म का पूरा रिकॉर्ड ईयर वाइज चेक करेंगे, यानी कि उसकी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इसमें वो क्या कर रहे हैं, एक ईयर का दूसरी ईयर से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इस तरीके से जब कंपैरिजन किया जाता है तो इस कंपैरिजन को बोला जाता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन। नेक्स्ट थिंग इज इंटर फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म कंपैरिजन में क्या होता है कि यहाँ पर सपोज कोई एक फर्म है, इसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की किसी एक फर्म का किसी अदर फर्म से कंपेरिजन किया जाता है, यानी कि इसकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और इसकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन दोनों में कंपेरिजन किया जाता है। तो जब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का इस तरीके से कंपेरिजन किया जाता है तो इसे बोलते हैं इंटर फर्म कंपेरिजन। तो करेक्टरिस्टिक्स, जो क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, उसकी लास्ट करेक्टरिस्टिक्स है कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी में यूजर्स ऑफ अकाउंट्स क्या करते हैं, एक फर्म का डिफरेंट ईयर का कंपेरिजन करते हैं, इसे हम बोलते हैं इंटर फर्म कंपेरिजन। और अगर एक फर्म का दूसरी फर्म से कंपेरिजन करते हैं, इसे बोलते हैं इंटर फर्म कंपेरिजन। तो ये थे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ओके, नाउ स्टूडेंट, अब हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के फंक्शन डील करेंगे कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या क्या वर्क करती है। तो सबसे पहला वर्क करती है मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी कैसी परफॉर्मेंस दी है उसका मेजरमेंट हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से ही कर पाते हैं। अगर हमने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर नहीं किया होगा तो हम उसकी मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सबसे पहला काम क्या करती है, मेजरमेंट प्रोवाइड कराती है। मेजरमेंट की जो फैसिलिटी है वो हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से ही कर पाते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस का मेजरमेंट हम कर लेते हैं वाया अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो ये फर्स्ट फंक्शन है। सेकंड फंक्शन है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग में क्या होता है, अगर हमने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की है तो हम क्या कर सकते हैं, आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। फोरकास्टिंग का मीन्स है प्लानिंग करना, और वो प्लानिंग प्री प्लानिंग होती है। जैसे कि हमारी सेल, सपोज हमारी सेल किसी ईयर में 10 लाख रुपीज की है, और अब हम क्या सोच रहे हैं कि ये 10 लाख से 15 लाख या 20 लाख कैसे की जाए। तो इसकी प्री प्लानिंग हो जाएगी। प्री प्लानिंग तभी होगी अगर हमने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर किया होगा। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमें दूसरा कौन सा फंक्शन प्रोवाइड करा देती है, फोरकास्टिंग का। फोरकास्टिंग मतलब प्री प्लानिंग कर देना, पूर्वानुमान लगा लेना, यानी कि किसी चीज का पहले से अनुमान लगा लेना फोरकास्टिंग होती है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग की फैसिलिटीज भी देती है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। इससे क्या होता है, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर हो जाती है उनके थ्रू डिसीजन मेकिंग हो सकती है। कैसे हो जाती है, जो मैनेजमेंट होता है ना, मैनेजमेंट क्या करता है, इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की हेल्प से ही कई सारे डिसीजन को ले पाता है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग का वर्क भी करती है। नेक्स्ट है कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन। कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन का मीन्स ये होता है कि अगर हम एवरी ईयर क्या कर रहे हैं, अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का या एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करते हैं, तो
हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का डिफरेंट ईयर का कंपैरिजन कर सकते हैं और उसका इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं कि हम ग्रो कर रहे हैं कि डाउन पे चल रहे हैं, ग्रो करने के कौन कौन से चांसेस बन सकते हैं, और हम साथ के साथ अपना इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है कंट्रोल। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम कई सारी अननेसेसरी एक्टिविटीज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज अगर हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करते हैं और हमें पता चल रहा है कि हमारा किसी डिफरेंट आइटम्स पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहा है और जो बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस एक्सपेंसेस को कम करेंगे। तो ये हमने क्या किया, एक कंट्रोलिंग पावर लगाई है। कंट्रोलिंग पावर हमने किस पे लगाई है, उस एक्सपेंसेस को कम से कम किया जाना चाहिए। अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर नहीं करोगे तो कंट्रोलिंग नहीं कर पाओगे। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या करती है, एक कंट्रोलिंग फंक्शन प्रोवाइड भी कराती है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो प्रिपेयर की जाती है गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर की जाती हैं। उनका प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म होता है, उनके अकॉर्डिंग हमें अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को बनाना होता है। साथ में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से हमें या तो प्रॉफिट पता चलेगा, हमारी इनकम पता चलेगी, और उस इनकम पे प्रॉफिट पे हमें क्या देना होता है, टैक्सेशन देना होता है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमें गवर्नमेंट की रेगुलेशन और टैक्सेशन को पे करने में, रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अपने आप को मेंटेन करने में हमें ये हेल्प करती है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का ये लास्ट फंक्शन है क्या, गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन। अगर हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो इसमें हम अपना टैक्स प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। क्यों, हमने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर नहीं की है तो हम टैक्स किस बेसिस पे भरेंगे, और हम अपना टर्नओवर भी पता नहीं कर पाएंगे कि हमारी साल भर की यानी फुल ईयर की हमने कितनी सेल की है। सेल पे हमें टैक्स भी देना होता है, और हम परचेज करके लाए हैं उस पर हमने कितना टैक्स पे किया हुआ है, और टैक्स जो हमने सेल की है उस पर टैक्स कितना कलेक्ट किया है, इनका डिफरेंस हमें गवर्नमेंट को भरना होता है एज पर जीएसटी, ये भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ना हो तो हम गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग उनका टैक्स भी पे नहीं कर पाएंगे। तो ये थे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के फंक्शंस। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक रीड करते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के कितने टाइप होते हैं, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन 3 टाइप्स की होती है। क्या, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और सरप्लस, ये है। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन एंड इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। तो जो हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करते हैं वो हमें इन 3 टाइप्स में इन्फॉर्म करती है। तो सबसे पहले यानी हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, प्रॉफिट और लॉस की। तो हम इसमें समझ लेते हैं जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर होती है वो हमें प्रॉफिट और लॉस, या तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो प्रॉफिट या लॉस, इसके लिए जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करती है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इससे हमें एक फर्म का या तो प्रॉफिट पता चल जाता है या लॉस। अगर फर्म को इनकम ज्यादा हुई है तो डिफरेंस में क्या आएगा, प्रॉफिट। अगर फर्म ने एक्सपेंसेस ज्यादा कर दिया है तो क्या आएगा, लॉस। तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करने के लिए 2 अकाउंट को प्रिपेयर करती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो क्या करती है, अपने प्रॉफिट या सरप्लस को पता करने के लिए, यानी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपने लिए जो प्रॉफिट होता है ना, उस प्रॉफिट के लिए वो कौन सा वर्ड यूज करती है, सरप्लस। वो क्या बनाती है, वो इसके लिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है। जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है उसे प्रिपेयर करती है, क्या फाइंड आउट करने के लिए, सरप्लस फाइंड आउट करने के लिए। सरप्लस यानी कि प्रॉफिट। अगर लॉस हुआ है तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करती है, डेफिसिट। तो जो
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट लॉस पता करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करती हैं, और जो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपना सरप्लस या डेफिसिट पता करने के लिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करती है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें जो प्रोवाइड होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से वो होती है फाइनेंशियल पोजीशन। एक फर्म अपनी फाइनेंशियल पोजीशन प्रिपेयर करने के लिए बैलेंस शीट बनाती है। क्या? बैलेंस शीट। अब ये बैलेंस शीट दोनों की दोनों टाइप की फर्म बनाती है, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों की दोनों फर्म अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करती है। क्या जानने के लिए? फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब फर्म के पास एसेट्स कितनी है, फर्म पे कैश कितना है, फर्म की बैंक बैलेंस कितना है, उनकी प्रॉपर्टी कितनी है, ये सब कुछ पता करने के लिए वो क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। और बैलेंस शीट प्रिपेयर करने से उन्हें क्या पता चल जाता है? उन्हें लायबिलिटी भी पता चल जाती है, क्योंकि टोटल असेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस कर देते हैं। टोटल असेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस कर देते हैं तो कैपिटल पता चल जाती है। यही कैपिटल नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैपिटल फंड के नाम से जानी जाती है। कैपिटल फंड। जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो कैपिटल नहीं, कैपिटल फंड का यूज करते हैं। तो एक फर्म अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है? बैलेंस शीट। वो बैलेंस शीट चाहे ट्रेडिंग फर्म हो चाहे नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो बनाते हैं, और उससे उन्हें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन देती है? कैश फ्लो की। कैश फ्लो का मतलब है कि कैश आया कितना, इनफ्लो कितना हुआ और उसका आउटफ्लो कितना हुआ। यानी कि कैश का इनफ्लो पता करना हो, कैश का आउटफ्लो पता करना हो। तो कोई अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रिपेयर करता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। यानी कि अगर हमें अपने कैश का इनफ्लो पता करना है और आउटफ्लो पता करना है तो एक फर्म कौन सा स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। इससे क्या पता चल जाता है कि कैश किन किन सोर्स से उसकी फर्म में आया है और किन किन सोर्स पे वो अप्लाई हो गया है, मींस खर्च हो गया है। ओके गाइस, तो ये थे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के टाइप्स। ओके स्टूडेंट, अब हम समझते हैं कि अकाउंटिंग कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहली होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारे कोर्स में जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही रीड कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या क्या आ जाता है आपका? ये आ जाता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना। ये सब क्या आ जाते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पार्ट होते हैं, जिसमें आपके ये सब तैयार किए जाते हैं। पार्टनरशिप की जो अकाउंटिंग होती है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो जाती है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग होती है, वो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इंक्लूड की जाती है। तो इस तरीके से जो अभी हम अपने कोर्स में रीड कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं क्या? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, अब हम आते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जब आप ग्रेजुएशन में आ जाएंगे तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कुछ पार्ट भी आपको पढ़ने को मिलेगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है कि एक मैनेजमेंट अपने डिसीजन मेकिंग के लिए कई सारी अकाउंटिंग करवाता है। ठीक है, तो जो अकाउंटिंग मैनेजमेंट को हेल्प करने के लिए प्रिपेयर की जाती है, हालांकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी मैनेजमेंट डिसीजन के काम आती है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है कि एक मैनेजमेंट के लिए उसे क्या क्या इंफॉर्मेशन की नीड होगी, ये सभी कुछ क्या हो जाता है। अब जैसे कि हम एक बात करें तो अकाउंटिंग रेशियो है। अकाउंटिंग रेशियो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इस टाइप के कई सारे चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है। तो इसके लिए जो चैप्टर्स होते हैं वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इंक्लूड
की जाती है। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग ज़्यादातर जो करवाती है मैन्युफैक्चरिंग फर्म। जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म होती है ना, वो क्या करती है, आपका कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिपेयर करवाती है। जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म होती है जो कि प्रोडक्शन में लगी हुई है, वो कॉस्ट अकाउंटिंग बनवाती है। कैसे? उनके यहाँ पर यूनिट की कॉस्ट निकाली जाती है। पर यूनिट कॉस्ट, जैसे सपोज ये मार्कर है, जो भी फर्म इस मार्कर को बना रही है, तो एक मार्कर पे कितना खर्चा आ रहा है, कितना एक्सपेंसिव हो रहा है, इस तरीके से एक मार्कर की एक यूनिट की कॉस्ट पता की जाती है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म होती है उनके यहाँ पर कौन सी अकाउंटिंग होती है? कॉस्ट अकाउंटिंग। यानी एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म इसे भी प्रिपेयर कराएगी, इसे भी और इसे भी, क्योंकि उसे सब काम आता है। ठीक है। नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में क्या होता है कि एक फर्म अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितना निभा पा रही है। ओके, यानी कि उसने सोशली वर्क जो कर रखे हैं, सोशल वेलफेयर के लिए कितने वर्क कर रखे हैं, इन सब की अकाउंटिंग करना आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अकाउंटिंग होती है। ठीक है। नेक्स्ट आती है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में होती है स्टाफिंग, यानी कि एक फर्म क्या करती है कि अपने यहाँ पर कई सारे एम्प्लॉय को हायर करती है। उन एम्प्लॉय को राइट क्वालिफिकेशन, राइट डेजिग्नेशन, राइट क्वालिफिकेशन हो गया, राइट डेजिग्नेशन हो गया, इसके अकॉर्डिंग राइट टाइम पर अपॉइंट करना ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अंडर में आता है। तो हर फर्म में जो बिग हाउस होती हैं, जो फर्म बिग हाउस होते हैं, वो अपने यहाँ पर HR की अकाउंटिंग भी कराते हैं। तो हमें क्या देखना है, हमें अभी फिलहाल फाइनेंशियल अकाउंटिंग से अभी मतलब रहेगा, और ये अकाउंटिंग इतने टाइप की होती है। ठीक है। तो गाइस ये थे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें हमें क्या सीखना है, इस टॉपिक में हमें ये बताया गया है जो अकाउंटिंग होती है उसका उसे किस बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है। मीन्स जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती हैं उनको प्रिपेयर करने का बेस क्या होता है। तो उनको प्रिपेयर करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, दो तरीके के सिस्टम को फॉलो करती है। इन दोनों में से किसी एक सिस्टम से उसे अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करनी होती है। तो जब ये जो दोनों सिस्टम हैं उनके नेम है, पहला है डबल एंट्री सिस्टम और दूसरा है सिंगल एंट्री सिस्टम। ये सिस्टम ही फॉलो करना होता है सभी फर्म को, डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो बहुत ही कम लोग करते हैं क्योंकि ये अधूरा माना जाता है, आधा अधूरा होता है। तो सबसे पहले हम डबल एंट्री सिस्टम को समझते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टेक प्लेस होता है, जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टेक प्लेस होता है तो उसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग का काम करते हैं। और रिकॉर्डिंग का हमने सीखा हुआ है, हमने जब अकाउंटिंग वाले चैप्टर को स्टार्ट किया था तो उसमें अकाउंटिंग प्रोसेस समझी। उस अकाउंटिंग प्रोसेस में हम क्या करते थे कि जो ट्रांजेक्शन और इवेंट्स होती हैं उनको क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड करने के बाद इनको हमें क्या करना होता है, क्लासिफाइंग करना होता है, इनका क्लासिफिकेशन करना होता है। और नेक्स्ट थिंग होती है समराइजेशन। ठीक है ना। तो डबल एंट्री सिस्टम में सबसे पहले ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। अब कैसे रिकॉर्ड किया जाता है वो समझते हैं। जब भी कोई ट्रांजेक्शन टेक प्लेस होता है तो उसके बोथ एस्पेक्ट्स, यानी कि एक एस्पेक्ट डेबिट होता है और एक एस्पेक्ट क्रेडिट होता है। इस तरीके से उसके दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कि कोई ट्रांजेक्शन जब रिकॉर्ड किया जाता है तो उसे कंप्लीटली रिकॉर्ड किया जाता है। मीन अगर हमने किसी से गुड्स परचेज किया है तो गुड्स परचेज किया है तो हमारे यहाँ पर आया क्या है, गुड्स आया है, और वो गुड्स किसके थ्रू आया है, कहाँ से आया है, उसको भी रिकॉर्ड किया जाता है। यानी एक ट्रांजेक्शन के दोनों इफेक्ट को यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए इसे डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। कोई भी ट्रांजेक्शन होगा
उसके 2 एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करेंगे। एक पक्ष लेने वाला हो सकता है, एक पक्ष देने वाला हो सकता है, यानी कि एक पाने वाला हो सकता है और एक देने वाला हो सकता है। एक चीज आ रही होगी तो दूसरी चीज जा रही होगी, तो इस तरीके से कंप्लीट रिकॉर्डिंग की जाती है। तो डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट रिकॉर्डिंग रखता है और ऑटोमेटिकली एरर जो होती हैं उनको नलीफाइड कर देता है, मतलब कि जीरो हो जाती है। तो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो ऑटोमेटिकली प्रूव होते हैं, ठीक है। और ये एक तरीके का साइंटिफिक सिस्टम भी बोला जाता है। साइंटिफिक सिस्टम इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हर ट्रांजेक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड रखता है, यानी कि देने वाले का भी नाम रखता है और लेने वाले का भी नाम रखता है, ठीक है। कौन सी गुड्स या कोई कमोडिटी हमारे यहाँ पर आई है और उसके बदले में क्या गया है, इस सब की रिकॉर्डिंग डबल एंट्री सिस्टम में की जाती है। हमने इसमें ये भी समझ लिया था जब हम स्टार्ट कर रहे थे चैप्टर को कि अकाउंटिंग की इन्वेंशन किसने की है, तो वो आपको पता होना चाहिए, ल्यूकस पैसियोली ने। ल्यूकस पैसियोली ने ही इस डबल एंट्री सिस्टम को बनाया था। डबल एंट्री सिस्टम अब आप लोग समझ गए होंगे, कोई भी ट्रांजेक्शन हो उस ट्रांजेक्शन के बोथ एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, बोथ एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। बोथ एस्पेक्ट्स में पक्ष एक टेकर होता है और एक गिवर होता है, यानी कोई ले रहा होगा और कोई दे रहा होगा। तो एक पक्ष को डेबिट किया जाता है और एक पक्ष को क्रेडिट किया जाता है। तो ये होता है डबल एंट्री सिस्टम, इसे साइंटिफिक सिस्टम भी बोलते हैं और ये ऑटोमेटिकली प्रूव करता है। और इसी से हम एक ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट कर पाते हैं, जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि एक ट्रांजैक्शन के बोथ एस्पेक्ट्स को कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, आधा अधूरा रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम। हमें यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम को ही लर्न करना होता है, ठीक है। सो स्टूडेंट, सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम में एक ट्रांजैक्शन के क्या करते हैं, केवल वन साइड रिकॉर्ड होती है, बोथ साइड रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जैसे कि डबल एंट्री सिस्टम में हम एक ट्रांजैक्शन के बोथ एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते थे, यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शन के तो बोथ एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं और कुछ ट्रांजैक्शन के बोथ एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इसलिए ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देता है और एक अनसिस्टमैटिक सिस्टम होता है, ओके। इसलिए इसे हम रिलायबल नहीं मानते हैं और ये अपने यहाँ पर सारे अकाउंट को प्रिपेयर नहीं करते हैं। जैसे कि डबल एंट्री सिस्टम में ऑल लेजर्स ऑल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, बट इन दिस सिस्टम ओनली 2 अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, पर्सनल अकाउंट और कैश अकाउंट। केवल इन्हीं दोनों अकाउंट को ये लोग प्रिपेयर करते हैं। तो ये सिस्टम बड़ा ही अनसिस्टमैटिक होता है और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स प्रोवाइड कराता है, इसलिए इस सिस्टम को हम रिलायबल सिस्टम नहीं मानते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन सा चलन में आता है, डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम में हम सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम में हम सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। कुछ ट्रांजैक्शन के तो बोथ एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड कर लेते हैं और कुछ ट्रांजैक्शन के हम केवल वन साइडेड को रिकॉर्ड ही करते हैं। इसलिए ये वाला सिस्टम कैसा है, इनकम्प्लीट है, और ये वाला सिस्टम कैसा है, कंप्लीट है। ये सिस्टम रिलायबल है और ये रिलायबल नहीं है, ओके स्टूडेंट। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर जिसमें हमने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की इंट्रोडक्शन सीखी है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे, ओके गाइस। आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें, आपकी बेस अकाउंटिंग है। अगर आपने बेस नहीं समझा तो आगे के चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से रीड कर लें, स्टडी कर लें और अंडरस्टैंडिंग लेवल पे अच्छा तरीके से प्रिपेयर कर लें, ओके गाइस। थैंक यू।